Hello, welcome all in another revision session of ratio analysis. We'll continue with now the next problem, which is there on the screen. You can see again it's an institute module sum and little bit bigger sum than the previous sum. Sales for the year from the following figures and the ratios are given related to a particular company. Sales for the year, which are all credit, that means all sales are credit sales, there is no cash sales. Gross profit ratio, fixed asset turnover ratio. Then fixed asset turnover ratio is based on cost of goods sold. Generally, if you remember, I told you सारे turnover ratio except of stock turnover, डेटर्स टर्नओवर एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर जिसमें सारे ओरिजिनल डेटा है, ये एक ही पर्टिकुलर पे उसके बाद के सारे टर्नओवर रेशियोज का न्यूमरेटर सेम है, दैट इज सेल्स. लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है इट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. स्टॉक टर्नओवर इज आल्सो बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. लिक्विड रेशियो यानी क्विक रेशियो, करंट रेशियो, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, रिजर्व्स एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल, capital gearing ratio, fixed asset to net worth. You are required to prepare balance sheet of the company on the basis of above details. तो ये डेटा दिया है and we need to find out. चलो let's start. कैसे स्टार्ट करेंगे? जैसे मैंने आपको बोला कुछ डेटा और डेटा के रिलेटेड रेशियो दिया रहेगा. तो कैन आई से सेल्स भी दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, तो मैं आराम से सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढ लेता हूं. फ्रैंकली स्पीकिंग ग्रॉस प्रॉफिट का आगे कहीं यूज नहीं रहता है, लेकिन ये सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डेटा जरूर रहता है. कैसे करोगे? इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था COGS, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स 100, sales will be considered as 100, gross profit is 25 and COGS is 75. Sales दिया है 30 lakhs, तो मुझे COGS भी मिल जाएगा. और मुझे ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल जाएगा. या चलो ठीक है, आई गॉट एवरीथिंग. आई विल प्रोसीड अहेड नाउ. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मैं आराम से फिक्स्ड एसेट ढूंढ सकता हूँ. बहुत ही इजी है. Fixed asset turnover ratio. The formula for that is COGS upon fixed asset. And let us apply now. COGS is 22,50,000. Ratio कितना है? 1.5. 1.5 is equal to 22,50,000 divided by fixed assets. Now let us find fixed asset. तो fixed asset कैसे मिलेगा? Therefore fixed asset is equal to is equal to 22,50,000 divided by 1.5. So that comes to 15 lakhs. 15 lakhs is your fixed assets. Stock turnover ratio. सर मेरे पास COGS है तो मुझे स्टॉक मिल जाएगा. स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है COGS upon stock. Average stock, but average stock, opening stock is not given. So we generally assume opening stock is equal to closing stock, जिससे average stock ही अपना closing stock हो जाता
लेकिन वो सब कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। $22,50,000 divided by 6, that is 3,75,000. स्टॉक इज 3,75,000। तो सेल्स हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो। नाइदर आई हैव करंट एसेट्स नॉर आई हैव करंट लायबिलिटी, नाइदर आई हैव क्विक assets nor I have current liability, तो अभी तो यूज नहीं कर सकता हूँ। Debtors debt collection period, yes I can find debtors turnover ratio which is given in months, debtors turnover ratio which is given in months। तो ओरिजिनल फॉर्मूला को उल्टा नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स था, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहां पे डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, वैसा ही क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। तो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, वी अज्यूम बिल्स रिसीवेबल इज नॉट देयर, तो डेटर्स ओरिजिनल फॉर्मूला को उल्टा कर दीजिए अपॉन सेल्स, ऑल द सेल्स आर क्रेडिट सेल्स, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 क्योंकि मंथ्स में दिया है। तो ये फॉर्मूला हो गया। नाउ विल अप्लाई, विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। 2 is equal to debtors, 2 is equal to debtors divided by sales, that is 30 lakhs into 2। तो डेटर्स ढूंढ लेते हैं बेटा। डेटर्स को कैसे ढूंढ लोगे, 2 into 30 lakhs divided by 2, so the answer is 30 lakhs। okay, so the answer is 30 lakhs, करेक्ट है ना ये? क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? हेलो, बहुत सिंपल है। वहां पे क्या मिस्टेक हो गई, मिस्टेक यहाँ पे हो गई, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 12। यस, अभी तुमने बोला, जब मैंने बोला तब। ओके, एनीवेज 2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 lakhs डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर इज 5 lakhs। यस, ये हो सकता है क्योंकि साल भर का 30 लाख है, 12 मंथ्स का, तो 2 मंथ्स के लिए इतना, दैट इज सफिशिएंट, अंडरस्टैंडेबल। देन वी गो अहेड। आगे है रिजर्व सरप्लस टू शेयर कैपिटल। मेरे पास ना रिजर्व एंड सरप्लस है ना शेयर कैपिटल है, नहीं कर सकता। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो मतलब मेरे पास शेयर होल्डर्स फंड और बोरोड फंड्स यानी डेट्स, वो भी नहीं है। फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, ये सर फिक्स एसेट है तो नेटवर्थ मिल जाएगा। फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, ये टू वाला फॉर्मूला है, टू के पहले जो बोला है वो न्यूमरेटर, टू के बाद जो है वो डिनोमिनेटर। फिक्स एसेट अपॉन नेटवर्थ इज 1.2। तो कैन आई से मुझे मेरा नेटवर्थ मिल जाएगा, तो नेटवर्थ इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स अपॉन 1/2, 1.2। ओके, ठीक है।
वी गो अहेड नाउ। तो अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं। नेटवर्थ इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट, व्हाट इज फिक्स्ड एसेट, वी गॉट 15 lakhs डिवाइडेड बाय 1.2। तो मुझे मेरा नेटवर्थ मिल जाएगा, नेटवर्थ इज इक्वल टू 15 lakhs divided by 1.2 is 12,50,000, is 12,50,000। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देर आफ्टर नेटवर्थ आ गया, कहना है से नेटवर्थ आ गया तो मैं कैपिटल गियरिंग रेशियो ढूंढ सकता हूँ। कैपिटल गियरिंग रेशियो is equal to borrowed funds plus preference share capital divided by equity share capital plus reserves and surplus and minus miscellaneous expenditure। सर अज्यूम करता हूं देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बिकॉज जनरली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो नहीं होता है। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो फॉर्मूला कैसे होगा, 0.5 इज इक्वल टू बोरोड फंड्स जो नहीं मालूम है डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट विल बी नेटवर्थ। तो नेटवर्थ अभी अभी मुझे ऊपर मिला है 12,50,000। So borrowed funds will be what beta? Borrowed funds will be net worth multiplied by 0.5, that is into 0.5, that comes to 6,25,000 is your borrowed funds. We have assumed preference share capital is not there. तो सर ऐसा ये assumptions लिखने की जरूरत है? Absolutely not. तो हमने वापस में लास्ट तक आ गया, तो कहना है से अब मैं रिजर्व्स एंड शेयर सरप्लस टू शेयर कैपिटल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास नहीं मेरे पास नेटवर्थ है, तो इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। सर इन अदर वर्ड्स आई एम नाउ स्टक, तो मुझे इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल बोथ आर एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ इज इक्वल टू share capital plus reserves and surplus minus miscellaneous expenditure. So we assume there is no miscellaneous expenditure. So we can say that 12,50,000 is equal to share capital plus reserves and surplus माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये हमें नहीं मालूम है ना। ये इक्वेशन मिल गया मेरे पास, ना शेयर कैपिटल है ना रिजर्व्स एंड सरप्लस है, लेकिन मैं उसमें क्या ढूंढ सकता हूं, रिलेशनशिप जरूर ढूंढ सकता हूं। फॉर एग्जांपल क्या मेरे को क्या दिया है, रिजर्व सरप्लस अपॉन शेयर कैपिटल इज इक्वल टू कितना है 0.6, 0.6। तो क्या हो जाएगा, कहना से इसका मतलब ये हो गया कि रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू 0.6 शेयर कैपिटल। बरोबर है ना, शेयर कैपिटल लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में था, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इंस्टेड ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस आई विल राइट 0.6 शेयर कैपिटल। तो इन दिस सिनेरियो क्या हो जाएगा, 12,50,000 इक्वल्स टू share capital plus 0.6 share capital। तो कैन आई से 12,50,000 is equal to 1.6 share capital। तो कैन आई से अब मुझे शेयर कैपिटल मिल जाएगा, therefore share capital is equal to 1250 divided by 1.6। चलो ये ढूंढ लेते हैं। देखो शेयर कैपिटल कितना है, 12,50,000 डिवाइडेड बाय 1.6, दैट कम्स टू 78,150।
78,150 is my share capital. I go ahead, thereafter reserves and surplus, तो फिर reserves and surplus मिल जाएगा इसका 60%, तो that comes to 4,68,000. इन दोनों को ऐड कर दिया 12,50,000 आ गया. ठीक है ना. कैन आई से अभी वापस देख रहा हूँ, सेल्स हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट, फिक्स्ड एसेट, टर्नओवर, लिक्विड और करंट रेशियो बाकी. अभी सिर्फ लिक्विड एंड करंट रेशियो बाकी है. सर अभी आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि करंट रेशियो इज करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी एंड लिक्विड रेशियो इज क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी. Generally quick assets. Now how do we calculate quick assets? So can I say quick assets is current assets minus stock minus prepaid. So we assume prepaid is not there, and upon quick liability, generally we assume quick asset is equal to current liability. तो can I say मेरे पास करंट असेट्स नहीं है, करंट लायबिलिटी नहीं है, लेकिन मेरे पास रेशियो है करंट असेट करंट लायबिलिटी का, और मेरे पास स्टॉक भी है. तो कैन आई से आई कैन पुट ऑल द डेटा. नाउ प्लीज पे अटेंशन, व्हाट एम आई डूइंग. करंट रेशियो कितना है? करंट रेशियो है मेरा 1.5. इसका मतलब ये हो गया current assets is equal to 1.5 current liability. 1.5 करंट लायबिलिटी. अगर ऐसी बात है तो अब कैन आई से जहां पे भी करंट लायबिलिटी करंट असेट की लिखा है, मैं वहां पे 1.5 करंट लायबिलिटी लिख सकता हूं. तो नाउ लिक्विड रेशियो इज हाउ मच सर? Liquid ratio is how much sir? Liquid ratio is 1. 1:1, that is 1. तो can I say quick assets is equal to current liability? Okay. तो अगर ऐसी बात है तो quick assets equals to quick liability equals to current liability. Okay. तो can I say in this particular scenario, तो क्या मैं अब बोल सकता हूं कि सर 1.5 करंट लायबिलिटी माइनस स्टॉक कितना है? 3,75,000 divided by current liability, okay, is 1. So that means please pay attention और मुझे बताइए आपको समझा कि नहीं. Equals to current liability is equal to 1 upon 1:1, मतलब दोनों सेम है. So that is equal to this. ये देखो ना, क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी दे आर इक्वल. तो अगर ऐसी बात है तो अब कैन आई से आई कैन फाइंड माय करंट लायबिलिटी. तो कैन आई से 1.5 CL minus CL is 0.5 CL. तो आई गेट 0.5 CL is equal to 3,75,000. तो कैन आई से CL, मुझे CL मिल जाएगा 3,75,000 divided by 0.5, that is 7,50,000. मुझे CL मिल गया तो मुझे CA मिल जाएगा. therefore current assets will be this into 1.5. this into 1.5. So 11,25,000 is my current assets. Okay, तो सब कुछ मिल गया and I can now find out everything. चलो let's do.
बाय द वे मैंने सब कुछ ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पे भी हमने सोर्सेज ऑफ फंड इज इक्वल टू बैलेंस एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं किया है। सर तो इसका मतलब नहीं किया है, तो नहीं है मतलब इसका मतलब ये हो गया, ये बैलेंस शीट जरूरी नहीं है कि टैली हो। बैलेंस शीट शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इज 7,81,250. Reserves and surplus 4,68,750. Now कैपिटल गियरिंग फंड मतलब बोरोड फंड भी है मेरे पास। बोरोड फंड्स 6,25,000 एंड मेरे पास करंट लायबिलिटीज भी है। करंट लायबिलिटीज हमने ढूंढा है 7,50,000। 7,50,000 क्योंकि हमने टैली नहीं किया है तो ये टैली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बैलेंसिंग फिगर आ भी सकता है। फिक्स एसेट मुझे 15 lakhs मिला। एंड करंट असेट्स में स्टॉक है, डेटर्स है। स्टॉक इज हाउ मच? 3,75,000। डेटर्स भी है, बैलेंस विल बी कैश। डेटर्स इज 5 lakhs। लेकिन आई नो माई कैश विल कम बैलेंसिंग फिगर, नॉट बैलेंस मतलब बैलेंस शीट की बैलेंसिंग फिगर नहीं, मुझे मालूम है टोटल करंट असेट्स कितने हैं। टोटल करंट असेट्स है 11,25,000, तो कैश विल बी 11,25,000 माइनस 3,75,000 माइनस 5 लाख, तो 2,50,000। ये बैलेंसिंग फिगर अभी मैं चेक करता हूं कि टैली हो रहा है या कुछ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। सर टैली हो रहा है, हमने नहीं टैली किया, वो टैली हो गया। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? क्या पूरा सम समझा है? हेलो, क्या पूरा सम समझा है? ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो थोड़ा सम बड़ा है इसलिए मैं जरा बोल रहा हूँ, ये लिख लो इतना पार्ट। इंसिडेंट मॉड्यूल राइट है। ओके, ये भी पार्ट लिख लीजिए। ओके, तो ठीक है, we'll have one more sum but we'll be solving in the next session. Thank you.